प्रदेश के चुनाव प्रचार का शोर थम गया है और अब 7वें चरण का चुनाव बाकी बचा है। इस 7वें चरण के चुनाव में आपको बताएं 54 सीटों के लिए वोट पड़ना है, लेकिन अभी तक अगर 6 चरणों के रुझान की बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से ज्यादा सीटें लेकर उत्तर प्रदेश में वापसी कर रही है, उनकी सरकार। अब अगर इन दावों की सच्चाई को जानने की बात करें तो आपको बताएं जो जमीनी स्तर पर पत्रकार हैं या स्थानीय लोग हैं उनसे अगर रुझान की बात करें, क्योंकि एग्जिट पोल उसके लिए तो 6:30 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा 7 मार्च का, क्योंकि तब तक वो रोक है उसके ऊपर, आप एग्जिट पोल नहीं बता सकते। लेकिन उसके पहले रुझान क्या है उत्तर प्रदेश की जनता का, इसके बारे में अगर बात करें तो रुझान के अनुसार ज्यादातर उत्तर प्रदेश के लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर वोट किया है, लोगों को जो सुविधाएं सरकार से मिली है उसके मुद्दे पर वोट किया है, और लोगों को महीने में 2 बार मिलने वाला राशन, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। आपको बताएं उत्तर प्रदेश चुनाव के शुरुआत में विपक्ष ने यानी समाजवादी पार्टी ने एक माहौल बनाने की कोशिश की थी और वो माहौल था योगी के विरोध का, क्योंकि जैसे ही उनको यह पता लगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी योगी के फेस पर चुनाव लड़ने जा रही है तो उन्होंने अपनी रणनीति बनाई कि किस तरह से योगी जी की छवि को यहां नुकसान पहुंचाया जाए और उनको SC ST OBC विरोधी सिद्ध किया जाए। इसके लिए उन्होंने रणनीति तैयार की और उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार में कैबिनेट में मंत्री थे, उनके सहयोगी थे, ऐसे कुछ SC ST OBC बड़े चेहरों को समाजवादी पार्टी में शामिल कराया गया। इसमें आपने देखा होगा स्वामी प्रसाद मौर्य, इसी में आपको बताएं दोरा सिंह चौहान, और इसी में धर्म सिंह सैनी, ओम प्रकाश राजभर, ऐसे ये बड़े चेहरे हैं जिनसे बाकायदा पत्र लिखवाकर मीडिया को दिलवाया गया और उनसे स्टेटमेंट भी दिलवाई गई कि योगी सरकार दलित विरोधी है। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि यहां OBC विरोधी है, और सबसे इस तरह का स्टेटमेंट, एक तरह का लेटर वो वायरल कराया गया जानबूझ करके। ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि योगी जी तो अगड़ी जाति से आते हैं, पिछड़ी जातियों को उन्होंने साथ नहीं लिया, उनका अपमान किया, उनके लिए काम नहीं किए। ये नैरेटिव सेट करके वो चुनाव मैदान में आ रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तत्काल अपना निर्णय बदलते हुए शह को मात दी, और जो उनकी योजना थी कि बहुत सारे नए चेहरे वो मैदान में लाने वाले थे, उस योजना को उन्होंने कैंसिल किया और पुराने ही चेहरे जो थे यानी जीते हुए जो विधायक थे उसमें भारी संख्या में जो कटौती करने का विचार था उसको त्याग दिया। मात्र 20% जो चेहरे थे नए उनको शामिल किया गया और पुराने चेहरों पर ही चुनाव लड़ने का निर्णय किया गया। यह था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से काउंटर। और इसके बाद आपको बताएं भाजपा की जो रणनीति थी, उस रणनीति के तहत पहले फेज से लेकर और आप 6 फेज की अगर बात करें, और आज तो 7वां फेज का भी जो अब प्रचार थम चुका है, 7 फेजों में भारतीय जनता पार्टी आक्रामक रूप से रही। पहला फेज जब शुरू हुआ था उसके पहले जैसे ही समाजवादी पार्टी की प्रत्याशियों की सूची जारी हुई, उसी सूची को भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाया और ये वो जनता के दिमाग में सेट करने में सफल रही कि समाजवादी पार्टी माने गुंडों की, माफियाओं की पार्टी। और जिस तरह से प्रत्याशियों पर सवाल उठे, चाहे वो कैराना का मुद्दा था, चाहे वो सहारनपुर दंगों का मुद्दा था, चाहे वो मथुरा के दंगे की बात थी, इसमें ये पहले फेज की सूची से ही समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी घेरने में कामयाब रही। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने, अमित शाह गृह मंत्री जी ने लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सघन दौरे किए, लोगों से मीटिंग की, प्रबुद्ध जन नागरिकों के साथ इंटरेक्ट किया, उसका नतीजा यह रहा कि सीधा सीधा जनता में एक मैसेज गया कि एक तरफ समाजवादी पार्टी है जिसकी सूची में ऐसे लोग शामिल हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जो शोषण के लिए जिम्मेदार हैं, जो दंगों के लिए जिम्मेदार हैं। दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी है जिसमें स्वच्छ छवि के लोग हैं और वो उत्तर प्रदेश का विकास करना चाहते हैं। डबल इंजन की सरकार की चर्चा हुई। वहीं गृह मंत्री अमित शाह अपनी हर मीटिंग में, चाहे वो प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन हो, चाहे वो मंच हो, क्योंकि आपने देखा कि कोरोना काल था, 100-200 से अधिक लोगों के बीच मीटिंग नहीं कर सकते थे, और ऐसे में भी
भारतीय जनता पार्टी ने प्रबुद्ध नागरिक और जागरूक वोटर सम्मेलन, इस तरह की छोटी छोटी सभाएं की, लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश की और उसके जरिए जो उन्होंने कुशल अपनी रणनीति बनाई थी वो मैसेज पूरे उत्तर प्रदेश में देने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब रही। और पहले चरण में आपको बताएं 58 सीटों पर जब 10 फरवरी को चुनाव की शुरुआत हुई, 11 जिले थे, उन 11 जिलों में जो समाजवादी पार्टी को एक उम्मीद थी कि वो जयंत चौधरी के बल पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना, किसान और इस मुद्दे पर बड़ी संख्या में वो सीटें ले जाएंगे, वो वहीं धराशायी हो गए। और ना तो यहां राकेश टिकैत चला, ना यहां जयंत चौधरी का कोई असर रहा। 11 जिलों में पहले चरण के 58 सीटों पर एक तरह से मैं कहूं वहीं से बढ़त बनाकर भारतीय जनता पार्टी चली और ऐसा एक अनुमान आ रहा था कि इसमें से 80% जो सीटें हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी कामयाब रहेगी, क्योंकि जयंत चौधरी का फैक्टर नहीं चला, वहां किसान का मुद्दा नहीं बना, किसानों के बीच बनाने की जो मुद्दे की कोशिश की थी वो भी लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े दिखाई दिए। और इसलिए पहले चरण से और 7वें चरण तक की अगर आज बात करें, क्योंकि अब 7वें चरण में बस केवल वोट डलना बाकी है, माहौल जो बनना था वो बन चुका। एक तरफा आप देखेंगे वो एक नैरेटिव सेट हुआ, जनता के मन में एक विश्वास सेट हुआ कि यदि समाजवादियों की सरकार आ गई तो उत्तर प्रदेश में फिर से गुंडागर्दी और ये माफियागर्दी ये चलने लगेगी। बीजेपी सरकार यदि रहेगी, योगी आदित्यनाथ रहेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर का शासन रहेगा। और इस बीच आपने देखा कि जिस तरह से अखिलेश यादव बार बार कुछ ना कुछ ऐसी गलती करते रहे, उन्होंने एक बार पुलिस को संबोधित करते हुए ए पुलिस वाले जो कहा उसका उल्टा असर गया। जैसे ही उन्होंने धमकी देने वाले लहजे में कहा कि हम सूची बना रहे हैं, चुनाव के बाद हमारी सरकार आएगी तो हम देखेंगे, इस देख लेने में जनता को मैसेज गया कि अभी देखिए ये सत्ता में नहीं है, अभी से ये जनता को धमका रहे हैं, पुलिस प्रशासन को धमका रहे हैं, अगर ये सत्ता में आ गए तो ये क्या करेंगे। दूसरा आपको बताएं, समाजवादी पार्टी जिन मुद्दों को बनाना चाहती थी वो बना नहीं पाई। और तीसरा फेस आते आते, पहला, दूसरा, तीसरा, इन 3 फेस में जो वो किसानों के मुद्दे को लेकर चल रही थी वो हट गई, फिर वो झूठे वादों पर आ गई, झूठे मुद्दों पर आ गई। और वो जो नेता भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे, वो योगी जी को एक SC ST OBC विरोधी सिद्ध करने के लिए नैरेटिव सेट करना चाहते थे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव। उन्होंने जिस तरह से योजनाबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी के योगी जी के साथी SC ST OBC वर्ग के लोगों के इस्तीफे दिलवाए, उनके स्टेटमेंट दिलवाए, उनके इंटरव्यूज दिलवाए और उनके जरिए कहलवाया गया कि योगी जी तो जो है पिछड़ी जातियों का साथ नहीं देते और हमारी कोई सुने नहीं, हमारी कुछ चली नहीं, दलितों के विरोधी सरकार है, इस तरह का नैरेटिव सेट कर रहे थे। तो जहां आपको बताएं स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, ओम प्रकाश राजभर जैसे बड़े चेहरों को समाजवादी पार्टी तोड़ने में कामयाब रही। एक तरह से वो नैरेटिव सेट करना चाहते थे कि योगी आदित्यनाथ वो SC ST OBC गरीब दबले कुछ के जो लोग हैं उनका विरोधी है। लेकिन आपको बताएं उल्टा हुआ कि उत्तर प्रदेश की जनता में ये जो 3 नेताओं के 4 नेताओं के बयान आए, उसका उल्टा यह हुआ कि जनता ने उल्टा इन नेताओं को खदेड़ा और इनकी बात पर विश्वास नहीं किया। लोगों का कहना यह था कि ये 5 साल सत्ता में रहे तब तो ये कुछ नहीं बोले, और आज जब चुनाव आ गया है तब ये योगी जी के विरुद्ध बोल रहे हैं। दूसरी एक बात, ये जितने नेता हैं, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, जो ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे कि योगी आदित्यनाथ दबले कुचले गरीबों के विरोधी हैं, SC ST OBC की उपेक्षा की है, वो इसलिए भी कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि जमीनी हकीकत से ये कोसों दूर था। क्योंकि जमीन पर इस वर्ग का जितना लाभ योगी सरकार में हुआ, उनको मकान मिले, उनको शौचालय मिले, उनको जो सरकारी सुविधा मिली वो कभी नहीं मिली, इवन मायावती की सरकार में नहीं मिली, तो अखिलेश की सरकार में तो है ही नहीं। केवल एक मिर्जापुर का अगर मैं उदाहरण दूंगा, जिसको मोदी जी ने अपनी रैली के माध्यम से भी संबोधित किया, मिर्जापुर में अखिलेश यादव की सरकार के समय मात्र 800 मकान बने, और वो भी शकल देखकर, जात देखकर, धर्म देखकर दिए गए।
योगी सरकार आई तो 5 साल के अंदर 28,000 मकान, 28,000, कहां 800, कहां 28,000। और ये मकान ज्यादातर SC, ST, OBC वर्ग को दिए गए। और इसलिए जनता ने अखिलेश यादव के द्वारा बनाए गए नकली नैरेटिव को नकार दिया। और आज मैं ये कह सकता हूं कि पूरे चुनाव में अगर कोई पहली पसंद बना रहा है तो वो योगी आदित्यनाथ, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा और उनके द्वारा दिए गई जनता को सुविधा। और इसलिए बस केवल एक फॉर्मेलिटी के लिए 7वां चरण अभी बचा है। लेकिन जैसा योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, जैसा अमित शाह जी ने कहा, जैसा बीजेपी के बाकी नेता अपना दावा ठोक रहे हैं कि हम 300 के पार जाएंगे, ये उनकी बात में कुछ दम दिखाई देता है। क्योंकि जनता से जिन पत्रकारों ने मैं कुछ पत्रकार का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन कुछ विरोधी पत्रकार जो हमेशा लोगों की जात तक पूछ रहे थे, जब ये पूछते थे वोट किसको दिया, क्या मुद्दे थे, तो लोग खुलकर बोलते थे हमने बीजेपी को वोट किया। मुद्दा पूछते थे लोग, पार्टी बता रहे थे। और जब जाति पूछ रहे थे वो, तो लोग कह रहे थे हम हिंदू हैं। तो नैरेटिव फैलाने वाले लोग भी अवाक रह गए उत्तर प्रदेश की इस जनता की बेबाकी से। जनता ने जिस तरह से खुलकर वोट किया है, खुलकर योगी जी के फेवर में बोले हैं, ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। यहां एक बात और बता दूं, बस 7वां चरण का चुनाव बचा है। योगी आदित्यनाथ जी ने इसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही हैं वो वाकई में गौर करने वाली है। उत्तर प्रदेश का चुनाव और एक भी हिंसा की खबर नहीं है, कहीं बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई है। ये जो बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि यह है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बनाना। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने 5 साल में उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया मवालियों के ऊपर कार्रवाई की, उसमें किसी ने ऐसी हिम्मत नहीं की कि वो बूथ कैप्चरिंग कर सके। ये पहली बार हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई घटना सुनने को कहीं से नहीं आई। छुटपुट हिंसा की घटनाओं को यदि छोड़ दें तो बड़ी ऐसी कोई वारदात नहीं हुई है जिसमें यह कहा जाए कि बड़े पैमाने पर कोई हिंसा चुनाव के दौरान हुई हो। तो ये इसका श्रेय भी योगी जी को जाता है। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता ने जो अभी तक के 6 चरणों के चुनाव के आंकड़े अगर देखेंगे और लोगों का रुझान देखेंगे, इसमें तय है कि योगी आदित्यनाथ जी के दावे में दम दिखाई दे रहा है और यह उत्तर प्रदेश का चुनाव एक बार फिर से रिकॉर्ड बनाने जा रहा है।